लोकसभा चुनावों की इस गहमा गहमी में हम साथ में हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के साथ में। शेखावत साहब, चैत्र के नवरात्र चल रहे हैं, आप शक्ति पूजा करके और निकले हैं। विपक्ष जो है वो तो लेकिन शक्ति को लेकर के कुछ उल्टे ही बयान देता है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई शक्ति अर्जित की, कोई उपलब्धि अर्जित की, तब हमेशा ही विपक्ष ने इसी तरह का आचरण और व्यवहार किया है। कुछ उदाहरण आपके सामने रख दूं। देश की सेना ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए पहली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, तब उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। वो देश का शक्ति अर्जन था, शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन उस पर प्रश्न खड़े किए गए। देश की सेना, वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया, उसके सबूत मांग करके उनके इस शक्ति या उपासना को धूमिल करने का प्रयास किया गया। देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार देश में ही किसी वैक्सीन का निर्माण किया। उस वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन और आरएसएस की वैक्सीन और पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर जो है बातें करके देश को नीचा दिखाने का काम किया। देश कोई भी उपलब्धि हासिल करे, किसी भी तरह से सशक्त हो, वो इस गैर जिम्मेदार विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को कहीं भी नहीं सुहाता, कहीं भी अच्छा नहीं लगता, और वो देश को इसी तरह से कमजोर और लुंज पुंज बनाए रखना चाहते हैं, उसी में अपना हित मानते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने वाले समय में चौथी महाशक्ति अमेरिका, रशिया और चाइना, इन तीनों के बाद में चौथी सुपर पावर बनने की दिशा में अगर कोई आगे देश बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत दुनिया का सबसे तेज बड़ी गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है, और आने वाले 2 साल में मोदी जी के तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। सामरिक दृष्टिकोण से जो भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर होता था, आज टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में सम्मिलित हुआ है, और उसके साथ साथ में ऑलमोस्ट 95% प्रोडक्ट्स जो है, इक्विपमेंट्स जो हैं, उन सबका इंडिजिनाइजेशन कर चुका है, भारत में निर्माण कर चुका है। तकनीकी के दृष्टिकोण से भारत सैटेलाइट से लेकर के और सेमीकंडक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, ये तीसरा कारण है जो भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में आगे लेकर जाता है। और चौथा जो भारत में है, भारत का सॉफ्ट पावर है, भारत की जो लोगों की बौद्धिक संपदा है। पहले अनुकूल परिस्थितियां न होने के कारण से भारत से निकल करके दुनिया के दूसरे देशों में चली जाते थे, अब वो भारत में काम करने लगी हैं। इस सब के चलते हुए सारी दुनिया ये स्वीकार करती है कि भारत महाशक्ति बनने की दिशा में जा रहा है, तो हम शक्ति के पर्व पर देश को महाशक्ति बनाने की आराधना करते हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार। राजस्थान में ये पिछली बार दोनों बार ऐसा हुआ है कि 25 में से 25 सीटें बीजेपी के या उसके अलायंस के साथ में आई हैं। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या क्लीन स्वीप की हैट्रिक होगी? देखिए, निश्चित रूप से होगी। यदि आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, 2014 में देश ने नरेंद्र मोदी जी को एक आशा की किरण के रूप में देखते हुए मतदान किया था, और 272 के पार के नारे पे 282 का पार का आशीर्वाद दिया था। 5 साल जब सरकार ने काम किया, उससे जो विश्वास अर्जित किया, उस विश्वास पर देश की जनता ने एक बार फिर मौका देने के लिए 300 के पार के नारे पर 303 तक सीटें दी। अब इस बार पूरा देश विश्वास से लबरेज है। पूरा देश, कोई सरकार हम सब के लिए चिंता करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ये भाव अपने मन में रखकर देश को विकसित करेंगे, अमृतकाल में विकसित करेंगे। इस माननीय मोदी जी के संकल्प के साथ में खड़े होकर विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए अब की बार 400 के पार का आशीर्वाद देने वाला है। यदि मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पहले दोनों चुनाव में भी मीडिया के साथियों द्वारा कुछ कयास लगाए जाते थे। कांग्रेस पार्टी के लोग भी दावा करते थे, कुछ सेफोलॉजिस्ट भी दावा करते थे कि राजस्थान में 5 सीटें और 6 सीटें और 10 सीटें ऐसा होंगी जहां अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जनता ने 25 के 25 सीटें जिताने का आशीर्वाद दिया। अब की बार भी हम 25 में से 25 ही जीतेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा
कि 2019 के चुनाव में जो हमारे लिए थोड़ा कठिन चुनाव था, हमारी राज्य सरकार चली गई थी, उसकी तुलना में हम ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे। तो हमारा मत का अंतर जो बढ़ेगा वो देश या प्रदेश की जनता के मानसिकता और मनो मस्तिष्क की अभिव्यक्ति करेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है बतौर बीजेपी के नेता होने और कैंडिडेट होने के नाते, मंत्री होने के नाते, कि राजस्थान में 25 में से 25 सीटें आएंगी, ये कॉन्फिडेंस कहीं उससे तो नहीं आ रहा कि कांग्रेस के कई कैंडिडेट ये कह चुके हैं कि वो तो चुनाव ही लड़ना नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती उतारा गया है? ये कॉन्फिडेंस आने का कारण नहीं है, ये हमको कॉन्फिडेंस था इसलिए लोग छोड़ करके जा रहे हैं। हमारा विश्वास देख करके, हमारा आत्मविश्वास देख करके और धरातल की हकीकत देख करके कुछ छोड़ गए, कुछ छोड़ के जाने का बहाना करने लगे, और कुछ ने चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार डाल करके अपनी हार स्वीकार कर लिया। टिकट भी बदले, वो सब कुछ हुआ है, और वो इसीलिए हुआ कि धरातल पे काम करने वाला हर नेता जानता है इस बात को कि धरातल पर हवा किस तरफ बह रही है। जो ना समझे वो कोशिश कर रहे हैं। आप जब तक यहाँ पर थे, सेंट्रल में मिनिस्टर थे, और राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ कि जब राजस्थान में गहलोत सरकार थी, आप सेंट्रल मिनिस्टर रहे, आप पर उनकी कुछ विशेष ही जो है प्रेम रहा है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? विशेष प्रेम मुझ पर था, उनकी पार्टी के पीसीसी चीफ पर था, और हम दोनों को एक ही तरह से आभूषणों से, उन्होंने शब्दों के आभूषणों से अलंकृत किया, अनेक बार किया। उनकी जो पर्सनालिटी और पर्सोना है उससे नीचे जाकर के किया। मैं नहीं जानता कि उनके मन में उसको लेकर के क्या था, लेकिन मेरे लिए अनपेक्षित था, और मारवाड़ के लिए ये अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उनके मन में आए हुए इस भाव के चलते हुए राजस्थान और विशेष रूप से मारवाड़ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। मारवाड़ की अगर बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, तो मारवाड़ एक हमेशा से एंटरप्रेन्योर्स का तो क्षेत्र रहा ही है। यहाँ के लोग बाहर जाकर के बहुत अपना नाम उन्होंने किया है। यहाँ पर, यहीं पर अगर उनको जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, वो अगर हम आत्मनिर्भर राजस्थान की बात करें, तो उसको लेकर के आपका क्या विजन रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान में ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि राजस्थान में औद्योगिक निवेश हो और राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इस दृष्टिकोण से कभी यहाँ किसी ने प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसके लिए पहली आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की होती है। माननीय मोदी जी के शासन में न केवल हाईवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, जोधपुर की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी सुधरी, अपितु भारतमाला की सड़क जो अमृतसर से कांडला तक जाती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है भारत तक, राजस्थान में निकला और जोधपुर में से होकर के निकला। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, रेल कॉरिडोर जो है वो जोधपुर को छू करके निकलता है। ऐसे में अपार संभावनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के बाद में राजस्थान में बढ़ी है, क्योंकि राजस्थान के पास में जमीन है, बिजली है, पानी है, राजस्थान के पास में रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, और राजस्थान के पास में उद्यमशीलता भी है लोगों की, जैसा आपने कहा। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान औद्योगिक विकास की संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है, और ये द्वार खुले और राजस्थान में इस तरह का विकास हो। राजस्थान के बेटे जाकर के जो पूरी दुनिया भर में औद्योगिक निवेश कर रहे हैं, हम उनसे भी निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, उनको अनुकूल परिस्थितियां देंगे, तो निश्चित ही राजस्थान में निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे, और जोधपुर, विशेष रूप से जोधपुर और मारवाड़ के क्षेत्र में औद्योगिक निवेश आने के बाद में जोधपुर जो है कि प्रगति को पंख लगेंगे। तो सब अभी हम बात करते हैं मारवाड़ की। मारवाड़ की एक पहचान, यहाँ की बोली, यहाँ की एक जो रीति रिवाज परंपरा के तौर पर जो एक मृदुता है, एक मिठास है, वो एक यहाँ की परंपरा है, उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, पिछले दिनों में ये देखा है कि वो एक मृदुता थी, वो विरोधियों की भाषा में बहुत कटुता में बदल गई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, ये सही है कि राजस्थान के और राजस्थान में विशेष रूप से मारवाड़ में एक दूसरे को सम्मान देने की, सम्मान के साथ में संबोधित करने की परंपरा रही है। क्योंकि राजस्थान में भी देखा जाए तो जोधपुर और मारवाड़ जो है वो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में है, और राजस्थान में और मारवाड़ में एक दूसरे को सम्मान देने का सामान्य शिष्टाचार रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले दिनों में पूर्ववर्ती सरकार में माननीय गहलोत साहब के समय में और अभी इस चुनाव में देख रहा हूं मैं जिस तरह की बोली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मुझे एक दिन पहले भी किसी ने पूछा था कि वो आपके लिए इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार, और आप उनके लिए माननीय और सम्माननीय और जी ऐसा कह करके बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो जो संस्कार मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने और मेरी पार्टी ने दिए, मेरे संगठन ने दिए, मैं तो उन संस्कारों के अनुरूप आचरण व्यवहार करता हूँ। उनका व्यवहार, उनका जो है बातचीत, उनको मुबारक है। आपका जो लहजा है, जो एक आपकी पहचान है, जिस तरीके से आप बात करते हैं, उसको लेकर के भी कई बार एक टिप्पणी आती है, मीठी मासी। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? किसी से प्रेम से बोलना और प्रेम के साथ में बर्ताव करना, उसको दिलासा देना, उसको धीरज बंधाना, उसको ढांढस बंधाना, उसकी समस्या को प्रेम से सुनना, अगर ये अपराध है तो मैं अपराधी हूँ और मैं अपराधी बनना चाहता हूँ। अच्छा, पिछली बार के मुकाबले की बात करें, आपने गहलोत साहब की बात की। पिछली बार का मुकाबला जो था, उनके बेटे वैभव गहलोत यहाँ से थे। इस बार वो जालौर सिरोही सीट से लड़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिछली बार की परिस्थितियां अगर मैं तुलना करूं तो 2014 के चुनाव और 24 के चुनाव के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल थी। एक तो हमारी सरकार नहीं थी, गहलोत साहब की सरकार थी, और गहलोत साहब की जड़ें जो है जोधपुर में बहुत गहरी हैं। वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, 6 बार विधायक रहे, तीसरी बार मुख्यमंत्री थे, और अपने पुत्र को चुनाव लड़ा रहे थे। तो उनका कमिटमेंट लेवल भी बहुत बड़ा था। जोधपुर में उन्होंने कुल मिलाकर के, ऐसा लोग बताते हैं, 162 मीटिंग की थी, और उसमें से 122 मीटिंग जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में की थी। सरकार की पूरी ताकत, सरकार का सॉफ्ट पावर और सरकार के जो है संसाधनों की ताकत, वो दोनों यहाँ जोधपुर में झोंकने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेताओं को, प्रदेश और देश के उन सबको यहाँ मैदान में उतारने के बावजूद भी, क्योंकि जनता का हमें ये भाव था कि हमें मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। जनता ने 300 पार का आशीर्वाद देने का मन बना लिया था। राजस्थान में 25 के 25 सीटें जिताने का मन बना लिया था। तमाम प्रयासों के बावजूद भी 2.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से आशीर्वाद देकर के जोधपुर की जनता ने मुझे भेजा, और मुझे लगता है कि शायद वही कारण था कि गहलोत साहब की भाषा में यह कटुता आई, गहलोत साहब के मन में इस तरह का विद्वेष उत्पन्न हुआ, जिसका खामियाजा, जैसे मैंने कहा, कि मारवाड़ को भुगतना पड़ा। और मुझे लगता है कि वही कारण था कि इस बार के चुनाव में उन्होंने जोधपुर को अपने पुत्र के लिए अनुकूल या सेफ सीट नहीं मानते हुए स्थान परिवर्तित करके और जालौर जाने का निश्चय किया होगा। शेखर साहब, सरकार जब होती है राज्य में, तो क्या चुनाव पर उसका कोई असर दिखता है? जैसे पिछली बार 2019 की जब चुनाव थे तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, इस बार बीजेपी की, जिसे आप डबल इंजन सरकार कहते हैं, तो वो किस तरीके से आप इस बदलाव को देखते हैं? देखिए, निश्चित ही फर्क पड़ता है, ईमानदारी से स्वीकार करें, क्योंकि स्थानीय लोगों के अधिकांश काम वो राज्य सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से होते हैं। इसलिए लोगों के मन में ये भाव की कड़ी से कड़ी जुड़ी है। पंचायती राज में, विधानसभा और लोकसभा सभी में एक ही मानसिकता, एक ही विचारधारा की सरकार हो, एक ही दल की सरकार हो, तो लोगों को सारे कामों को फ्लो में साथ करने में, एक करवाने में आसानी होती है। इसलिए निश्चित ही अगर सरकार राज्य में अपनी हो तो अनुकूलता होती ही है। शेखर साहब, आपके भी सभाओं में हमने आपका भाषण देखा। आप हर जगह एक बात जरूर कर रहे हैं, ताकतवर भारत का, नया भारत जो ताकतवर है। शक्ति की बात जब हम कर रहे थे तो ताकत में एक आती है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ताकत।
सीपीआई का जो घोषणा पत्र है उसमें उन्होंने भारत के जो है परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की है। आप पोखरण जो जगह है जिसे परमाणु नगरी के नाम से भी जानते हैं वो आपके लोकसभा क्षेत्र में आती है। ये परमाणु निरस्त्रीकरण का जो एक घोषणा पत्र है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। हमारे पड़ोस के मुल्क जो हमसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते हैं, दोनों ही परमाणु हथियार और शक्ति से युक्त हैं। और ऐसी परिस्थिति में भारत का परमाणु निरस्त्रीकरण भारत को पाकिस्तान और चीन के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कराने वाला कदम है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कथन कोई नहीं हो सकता, इससे दुर्भाग्यपूर्ण सोच भी नहीं हो सकती। उन्हीं के घोषणा पत्र में एक धारा 370 हटाने वाली जो है दोबारा से लागू करने वाली बात भी है। देखिए, जब धारा 370 को हटाई जा रही थी तब आतंकवादियों ने जो भाषा बोली थी उस भाषा के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और यूपीए के सभी दल साथ खड़े थे और अब एक बार फिर वही राग उन्होंने अलापना शुरू किया है। मैं ये मानता हूं कि ऐसे लोग जो 370 का समर्थन जिसके चलते हुए देश में 48,000 लोग जो है शहीद हुए, निर्दोष लोग मारे गए, भारत का कानून संविधान वहां लागू नहीं था, उसको वापस लागू करने की कल्पना जो करते हैं, देश उनको जानता, पहचानता है, समझता है, कभी उनके साथ में खड़ा नहीं हो सकता। ये जो चुनाव है ये जो बात कर रहे हैं कि इस बार 400 पार, राजस्थान आपके हिसाब से 25 की 25 सीटें देने को तैयार है। ये 400 का आंकड़ा आपको लग रहा है कि बहुत आसानी से पार हो जाएगा? देखिए, जब 272 की कल्पना हमने की थी, आह्वान किया था, तब देश का कोई सेफोलॉजिस्ट, दुनिया का कोई एनालिस्ट ये नहीं मानता था, दुनिया का कोई मीडिया हाउस भी ये नहीं मानता था कि भारत में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत बनाने की सरकार बनाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन मिला। देश की जनता ने आशा की किरण के रूप में मोदी जी को देखते हुए आशीर्वाद दिया। जब 2019 में 303 के पार का नारा दिया कि एक मजबूत इरादों वाली, नेक इरादों वाली सरकार, मजबूत सरकार की आवश्यकता है बड़े फैसले और कड़े फैसले करने के लिए, तब भी कोई नहीं मानता था। देश की जनता ने 303 का आशीर्वाद दिया। आज पूरा देश आत्मविश्वास से लबरेज होकर के मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ खड़ा है और उसकी आधारशिला रखने के लिए निश्चित 400 सीटें देगा। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको आपके चुनाव के लिए और तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।